अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर होस्ट ज़मीर सुल्तान एंड यू आर वाचिंग AW राइक। आज हम जिस पर्सनैलिटी के साथ हैं, जिस एथलीट के साथ हैं, जिस अजीम आर्म रेसलर के साथ हैं पाकिस्तान के, तो वो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। और क्या बताएं सर, मैं कहता हूं कि आर्म रेसलिंग, पाकिस्तान आर्म रेसलिंग अगर दुनिया में कहीं बोला जाता है ना, तो उसके आगे ब्रैकेट में या कोमास में अली खान। अगर पाकिस्तान आर्म रेसलिंग बैनुल-अक़वामी सतह पर इंटरनेशनली कहीं भी बोला जाता है तो वो समझे अली खान है। बस मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहना चाहूँगा। तो आज हम उन्हीं अली खान भाई के साथ हैं जिन्होंने हमें अपने कीमती टाइम में से जो है वो थोड़ा सा टाइम दिया। सर बहुत शुक्रिया आपका। तो मैं एज़ ए ख़ुद आर्म रेसलर, एज़ ए स्पोर्ट्समैन इनकी दिल से भी रिस्पेक्ट करता हूँ। और माशाल्लाह ये एक अच्छे आर्म रेसलर होने के अलावा अच्छे इंसान भी हैं। खैर वो तो तारीफ़ों के तो फिर यहाँ पर पुल बंद जाएंगे ना, फिर तो पता मैं वैसे ही नहीं रोकता अगर मैं शुरू हुआ थे। तो आर्म रेसलिंग के टॉपिक पर क्योंकि चलना है और AW राइक का आपको पता है सारा वो सब्जेक्ट क्या है, तो लिहाजा हम इनसे क्वेश्चन आंसर्स करेंगे इंशाल्लाह, तो उनके जवाबात लेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं बख्श से। बख्श आपका जो है वो लम्स का फ्रेंड है जी। तो ऐसा कहा जाता है कि आपको डर था कि वो आपसे बड़ा या आपसे अच्छा आर्म रेसलर ना बन जाए, इसलिए आपने उसके कैरियर को स्टार्ट होने से पहले ही तबाह कर दिया। इस बात में कितनी सच्चाई है? ज़मीर भाई, आपने हमीद बख्श का जिक्र किया, बड़ा अच्छा दोस्त था मेरा लम से। मेरा ख्याल है इसमें काफ़ी हद तक सच्चाई है कि वो एक काफ़ी, आप से देखेंगे कि बिल्ट में काफ़ी बड़ा, उसकी रिस्ट वगैरह काफ़ी बड़ी। ये बात सच है कि वो एक बड़ा आर्म रेसलर बन सकता था? मेरे ख्याल में तो वो बन सकता था। मैंने उसका इजहार भी उससे किया था कि बख्श तेरे में बहुत टैलेंट है। लेकिन शायद ये बात ना दुरुस्त हो कि मैंने उसका टैलेंट ख़त्म कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया कि वो बड़ा आर्म रेसलर ना बन सके। क्योंकि मैं समझता हूँ कि अभी भी उसको हमने हमेशा शायद थोड़ा सा मैंने उसको डिस्करेज कर दिया कि मैंने उसका जैन से एक दफ़ा मैच करवा दिया, और वो जैन जो था काफ़ी थिन सा बंदा था, तो वो समझ रहा था मैं उसे हरा लूँगा। तो जब उससे हारा तो बड़ा डीमोटिवेट हो गया। उसके बाद फिर उसने आर्म रेसलिंग छोड़ दी। हाँ, वो आपने भी नहीं कोशिश की? फिर कैरियर उसका जो है ना वो इस तरह जा सकता है कि शायद मैं उसके डीमोटिवेशन की वजह बना और उस वजह से हमने एक मेजर आर्म रेसलर ज़ाया कर दिया। ठीक। ओरिजिनल सिनर्स आपका अपना गैंग, बड़ा पक्का गैंग, आप समझ गए हैं। तो जैन भाई, अनवर भाई, जोजो भाई, तो इनमें से जो है वो अब कोई भी आर्म रेसलिंग के साथ अटैच नहीं है। बताया ये जाता है कि आपका डिसलॉयल एटीट्यूड था ना, वो इसकी वजह है। क्या आपको नहीं लगता अगर आप उनको साथ लेकर चल रहे होते तो आज वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते एज एन आर्म रेसलर, एज ए स्पोर्ट्समैन? इस पर ये देखें कि जो तीनों लोग थे ना, ये असल में इन्होंने अपनी प्रोफेशनल फील्ड्स को बहुत टाइम दिया है। अच्छा, मतलब अपने करियर को। अनवर जो है वो अपनी तो ये ACCA ऑडिटिंग में लग गया और वहाँ वो अब EY वगैरह या कहीं उसके साथ सऊदीया में इनफैक्ट काम कर रहा है। तो उसके बाद वो चला ही गया यहाँ से। तो मेरा ख्याल है कि यानी उसी तरह जैन वो कनाडा चला गया अपना इंजीनियरिंग करियर परस्यू करने, जो भी कनाडा चला गया। ऑल्दो वो काफ़ी अर्सा यहाँ रहा है और उसने, मेरा ख्याल है वो जब तक रहा है वो अटैच रहा है आर्म रेसलिंग के साथ। लेकिन जो का तो ज़्यादा ये था, कभी भी एज अ प्लेयर नहीं आर्म रेसलिंग के साथ अटैच हुआ, वो ज़्यादा अटैच रहा है एज अ मेंटर, एज अ कोच। नए लड़कों को वो आर्म रेसलिंग में लाने में वो ज़्यादा मार्केटिंग और इवेंट मैनेजमेंट साइड पर। लेकिन अनवर और जैन थे, उनका मेरा ख्याल है उनकी मेन वजह ये बनी कि वो करियर के साथ जो चले गए रादर देन के, क्योंकि जब तक हम लोग साथ थे हम लोगों ने, तो मेरा ख्याल है हमने, जब आर्म रेसलिंग नहीं थी ये टेबल वाली, तो हम लोग ही आपस में ही आर्म रेसलिंग करते थे और हम करते रहे, किसी ने किसी को यानी उस तरह नहीं कुछ किया। लेकिन जब मैं इंटरनेशनल वगैरह और ज़्यादा प्रोफेशनल साइड पे गया हूँ, वो लोग अपनी फील्ड में दूसरे मुल्क चले गए। तो मेरा ख्याल है वो वजह नहीं बनी, मेरा एटीट्यूड उससे कुछ नहीं हुआ। क्योंकि अभी भी हम मुलाकात कभी हो तो अभी भी हम आर्म रेसलिंग करते हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी उसे एज अ प्रोफेशनल लिया ही नहीं। तो मेरा ख्याल है ये उनकी मेन वजह थी कि उनका प्रायोरिटी अपने करियर की ओवर आर्म रेसलिंग, वो इस तरह स्पोर्ट को लेते नहीं थे कभी। अच्छा अली भाई, माशाल्लाह आपका जो इम्प्रेशन है ना, वो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो वेरी रिलीजियस है। तो आपका गेटअप, सारा कुछ इमेज, तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आप हैं भी, नमाजी परहेज़ी भी हैं, नमाज के पाबंद भी हैं, ये तो सब जानते हैं जो आपके साथ हैं, ऑब्वियसली मैं भी, और ये वो सारा मामला। अच्छा, लेकिन फिर भी ना वो एक है कि आप UK में जो है ना, आप एक निज़ाम करते हुए पकड़े गए थे पकड़े गए थे या नहीं पकड़े गए थे, लेकिन समझ लें कि एक पार्टी में वो डांस वांस और वो सारा मामला हुआ था।
तो ये फिर क्या हुआ, ये कोई ड्यूअल करेक्टरिस्टिक्स हैं या कुछ और मामला है, ये क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आप? यार मैं समझूंगा, मेरा ख्याल है कि ये क्या कि ये डुअल ही होंगे, क्योंकि मैं तो नहीं समझता कि मैं कोई बहुत रिलीजियस हूँ, नॉर्मल हूँ जैसे होते हैं लोग, लेकिन लेकिन उस साइड पे भी कोई ऐसा मैं नहीं हूँ, वो इंटरेस्ट ही नहीं है। मतलब नहीं मैं कहूँगा कि मैं इस तरफ बहुत ज़्यादा हूँ तो उस वजह, लेकिन उधर मेरा टाइम ही नहीं है इफेक्टिवली हमारे पास। मैं ख्याल है वो जो तस्वीर थी एक जो शायद सरन शाह ने डाली थी, मुझे याद है, वो छोड़े आप उसको, वो जो भी वो मेरा ख्याल है हमारे वहाँ आप जब होते हैं यूके में, वहाँ बैच की कोई ना कोई ग्रेजुएशन पे या कोई ना कोई गेट टुगेदर होते हैं। वो गेट टुगेदर आपका होता है, उसमें हर तरह की नेशनैलिटी है और लोग वहाँ डिफरेंट एक्ट करते हैं, और फिर वो उसमें यानी यूँ कह लें कि मेरा ख्याल है उस तस्वीर में भी मैं कोई डांस वांस का मुझे तो कोई इतना शौक था ना कुछ था। वो खुद ही उन्होंने, आपको पता है यूके वगैरह के लोग, उनका जो भी निज़ाम है वो हाई हो जाते हैं और फिर वो आके खुद ही अगर आपको पकड़ लें तो आप बस कुछ करते नहीं हैं, बस खड़े रहते हैं। तो यूँ तस्वीर भी कोई ले ले तो वो मतलब ये समझ लें कर्टसी में आप बस कुछ नहीं वहाँ करते, लेकिन वो एनवायरनमेंट ऐसा है कि अगर आप वहाँ चले जाएँ या तो अवॉइड कर लें, जाए ना ऐसी अपनी गेट टुगेदर हो बैच की, लेकिन 90% गेट टुगेदर में कुछ होता था नहीं। तो इसलिए वो कोई एक तस्वीर थी जो दोस्तों ने लेके डाल दी, लेकिन आप वरना 10 आती उसके पीछे कोई हकीकत नहीं, कुछ भी कोई ऐसी बात नहीं थी इंटरेस्टिंग। वो ये थी तस्वीर थी कोई बैचमेट की, वो इकट्ठे थे, वो कोई ऐसा नहीं था कि पार्टी की जगह। वो भी आप देखेंगे पार्टी की जगह तो वहाँ और होती हैं, वो तो ऐसे ही कमरा जैसे हॉस्टल का होता है वहाँ गेट टुगेदर। वो कमरा ज़्यादा खतरनाक नहीं, वो मतलब हॉस्टल का किचन टाइप, इसीलिए आप देखेंगे कोई इंटरेस्टिंग इन्वायरमेंट नहीं लग रही थी तस्वीर में। फारूक शबीर भाई, डज इट रिंग अ बेल? फारूक शबीर भाई, मुझे नहीं याद आ रहा। बच्चे को याद है, आपको कैसे नहीं याद होगा? अब आपने कुछ कहा है भाई, तो कहा जाता है कि भी वो जो आपकी डिसलॉयलिटी की लिस्ट है ना, जिसमें आपने जो है वो डिसलॉयल रहे हैं आप जिन बंदों के साथ, उनमें फारूक भाई का नाम भी है। तो ये बताना चाहेंगे आपके फारूक भाई के साथ आपकी आजकल बातचीत क्यों नहीं है, मामला क्या है, क्यों सारा मामला जो है वाइंड अप हो गया? यार ये यूँ है कि फ़ारूक के साथ तो मेरी बहुत पुरानी दोस्ती थी। जब आर्म रेसलिंग मतलब शुरू समझ लें पहला टेबल जब कराची में टूर्नामेंट में बना था, तब हमारी तो जान पहचान शुरू हो गई थी। और तब ये आर्म रेसलिंग इतनी ऑर्गेनाइज नहीं थी, ना फेडरेशन थी ना ये था, तो एक दोस्ती तब से थी उसके साथ। फ़ारूक ने फेडरेशन बनाने की थी, उसने कोई बनाई भी थी, उसका लेटर भी था उसके पास, लेकिन वो इतनी वही जैसे टाइम की मैंने कहा कमिटमेंट इतनी नहीं थी, तो वो परस्यू इतना नहीं कर सकता। उसके बाद बस ये फ़ारूक को एक होता था कि हम अपनी ये पुरानी जो फेडरेशन उसने बनाई हुई थी कि उसको दोबारा रिवाइव करें और उसे आगे लेके चलें। और मेरी उसमें ये कंटेंशन होती थी कि यार हम लोगों के पास टाइम नहीं है, ना उसके पास टाइम है, ना मैं अपना बड़ा क्लियर था कि मेरे पास नहीं है इन चीज़ों का टाइम, मैं जॉब रिलेटेड बंदा हूँ, जो कोई काम कर रहा है उसे करने दो, अगर वो काम ना करें फिर ये चीज़ करो और उन लोगों के साथ करो जिनके पास टाइम है, अगर तुम समझते हो। तो मेरी हमेशा कई साल तक ये कहा, उसको मैं बताता रहता था, तो इसमें कोई हमारा कभी इशू कोई ऐसा एस्केलेट नहीं हुआ। मेरी एक बात थी जो मैं उसे कन्वे कर देता था, उसकी एक थी कि उसकी ख्वाहिश थी कि वो इसको आगे लेके चले, लेकिन मेरी उसको हमेशा ये मशवरा होता था कि यार जो चीज़ कोई काम कर रहा है जब तक वो कर रहा है उसके साथ चलो, और अगर तुम्हारे पास इसके लिए इतना टाइम है, अगर तुम वाकई कहते हो तो फिर ठीक है, फिर देखेंगे, फिर हमने भी अगर तुम्हारे साथ जुड़ जाएंगे अगर इतना तुम उसमें टाइम देने को विलिंग हो गए। लेकिन मुझे पता था नहीं दे सकते, जो आज तक मैं अभी भी कहता हूँ कि नहीं दे सकते, उसके लिए आपको इन चीज़ों के लिए टाइम कमिटमेंट चाहिए। तो आपके ख्याल से यही वो फेडरेशन वर्सेस फेडरेशन वाला इशू था वो, लेकिन मेरे साथ उसने इसी चीज़ को, इस पॉइंट को वो इसने पर्सनल कर लिया कुछ सालों बाद, बड़े साल ही हमारी डिस्कशन हुई, यानी कि आपने उनका मौके पे साथ नहीं दिया। एकदम सडनली 5-6 साल बाद उसको हुआ कि ये 5 कब हुआ मुझे नहीं आइडिया, क्योंकि ये कोई ऐसी बात नहीं थी कि ये हमारा एक कोई आर्ग्यूमेंट हुई हो, एक बस सडनली उसने मेरे से बात करनी छोड़ दी। इस वजह पे मेरी न्यूज़ से ख़त्म हुई थी, मैं तो उससे बाद में भी कुछ मैसेजेस, लेकिन अच्छा बाद में किया आपने? हाँ मैंने की, उसने जवाब नहीं दिया, मैं फिर आके क्या कर सकता। मैं लोगों को भी कहा कि यार इसे पूछो क्या वजह, क्योंकि मुझे शुरू में इतना आइडिया नहीं था, क्योंकि कुछ हमारी ऐसी आर्गूमेंट हुई नहीं थी। मैं तो मिल के गया था 1 साल पहले उससे, मैं मिल के उसके घर ठहरा था, उससे मिल के वापस आया हूँ सऊदीया। अगली ईद पे जब जाने लगा उसने मेरा फ़ोन उठाना बंद कर दिया। फिर मुझे लोगों ने कहा यार ये बात उसने सीरियस ले लिया, अब उसके लिए वो शायद बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई वजह तो नहीं कि बड़ी ईद पे आपने गोश्त ना भेजा हो या कोई इस तरह का? कराची में कभी नहीं वो भेजा था, तो शक है मुझे कि वो वजह शायद ना हो। सही है, शुक्रिया। अली भाई आप पाकिस्तान के गोट हैं माशाल्लाह, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। मेरे ख्याल से कि ये वो सिर्फ जॉन बर्जेंग के लिए यूज़ किया जाता है वर्ड, लेकिन हमारी नज़र में क्या पूरे पाकिस्तान के आप गोट हैं, तो ये चीज़ तो जनाब बिल्कुल परफेक्ट है। तो
माशाल्लाह पाकिस्तान को आपने इंटरनेशनली सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंट भी किया, सबसे ज़्यादा फ़ाइट्स भी आप ही ने किए हैं इंटरनेशनली, आप ही ने मैचेस खेले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह जीते भी हैं। लेकिन ये है कि पाकिस्तान के लिए आप कोई टाइटल नहीं ला पाए अभी तक, इसकी क्या वजह है, इसके पीछे क्या रीज़न है? यार इसमें एक तो मेरा ख्याल है गोट का टाइटल मैं नहीं डिजर्व करता। नहीं वो है आपने ज़्यादा कहा है, लेकिन सवाल आपके पे अगर मैं कहूँ, मैं अलग की कई वजह है। एक तो मैं हमेशा कहता हूँ, शायद लोग इतना मेरे से एग्री नहीं करते, या मुझे नहीं पता, शायद ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैं समझता हूँ कि हम एज, बड़ी कंट्रोवर्शियल सी बात है लेकिन मैंने कई फोरम्स पे किया है कि हम एज साउथ एशियंस, हमारे जेनेटिक्स वो नहीं है जो दूसरे लोगों के हैं। तो हमें एक पहला ड्रॉबैक वो मिल जाता है कि हम ना, हमारी खुराक बचपन में वैसी होती है और बचपन में आपकी चीज़ें बिल्ड होती हैं, आपकी फाउंडेशन वो आपकी होती नहीं है। बड़े होके अगर आप जब खुद ज़्यादा खाने लगे, हमारे आपको पता है घरों में क्या होता है, आपने खुला खाबा, नहीं खुला खाबा कहाँ होता है, बचपन में एक बोटी खाएंगे, एक अंडा खाते हैं, दूसरा अंडा खाएंगे, कहते हैं गर्मी हो जाएगी। हमारे तो ये कॉन्सेप्ट है। और आप अच्छे, जब तक आप एक्सरसाइज नहीं शुरू करते आपकी यही खुराक रहती है। दोनों तरफ एक्सट्रीम रवैया है ना, यहाँ तो एक बोटी खा रहे होंगे, यहाँ तो फिर पूरी हांडी खा रहे हैं। वो फिर जब बड़े हों तो हम इसमें चले जाते हैं, लेकिन आपकी जो फाउंडेशन बनती है वो चाइल्डहुड में बनती है, तब आप वो चीज़ें लेते नहीं हैं। एटलीस्ट पहले जब हमारे जो कल्चर था तब नहीं लेते थे, ज़्यादा इन चीज़ों को समझते थे नुकसान देंगे उल्टा, तो आपको उस तरह। तो एक मुझे लगता है वो हमारे ओवर द जनरेशंस जेनेटिक्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, तो उस वजह से मैं नहीं समझता कि मेरे को जेनेटिक्स स्पेशल उस लेवल पे जब आप जाते हैं, आप एक एवरेज जेनेटिक्स में आ जाते हैं। उसके बाद फिर ये है कि मेरा ख्याल है मेरा दूसरा ड्रॉबैक ये रहा है कि मैं, क्योंकि पाकिस्तान में इतना रहा नहीं जहाँ आर्म रेसलिंग ज़्यादा है, मैं चला गया सऊदीया एक मेजर जंक्चर पे। मैंने आर्म रेसलिंग शुरू की थी जो प्रॉपर टेबल की 2005-6 में, 7 में 8 में मैं सऊदीया चला गया, दरमियान में मैं इंग्लैंड पढ़ने चला गया, वहाँ भी प्रैक्टिसेस बड़ी एडहॉक थी क्योंकि मैं तो यूनिवर्सिटी में था। तो वो जब सऊदीया में कोई आर्म रेसलिंग का कल्चर नहीं है और आपको अगर टूर्नामेंट के लिए प्रिपेयर होना है, तो मेरी स्ट्रेंथ बनती गई है, लेकिन टूर्नामेंट के लिए अगर आपने प्रिपेयर होना होता है तो आपको आर्म रेसलर्स के साथ ट्रेन करना पड़ता है, आपको मैच की प्रेपरेशन करनी पड़ती है, स्पीड की प्रेपरेशन करनी पड़ती है, टेक्निक की करनी पड़ती है। वो चीज़ें मेरी डेवलप नहीं हुई। तो अब मैं जब मैच खेलने जाता हूँ तो वो जो इन्वायरमेंट है उसका मैं यूज़ टू नहीं हूँ, मेरे लीड गोज़ का यूज़ टू नहीं हूँ। मैं स्लो पुलर बड़ा अच्छा हूँ, मैं कई लोगों को कहता भी हूँ प्रैक्टिस में मुझे देखेंगे वहाँ मैं बड़ा अच्छा खेल लूँगा, लेकिन जब मैं मैच में मैं जाऊँगा वहाँ मैं वो चीज़ नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने वो सिचुएशन को ट्रेन ही नहीं किया हुआ, मुझे वो इन्वायरमेंट ही नहीं मिली। तो मेरा ख्याल है वो भी एक बड़ी मेजर वजह रही है, ऑन टॉप ऑफ के कोई स्पेशल जेनेटिक्स नहीं। सेकंड चीज़ ये आई है कि ट्रेनिंग का इन्वायरमेंट ही नहीं मिला मुझे आज तक इतने सालों में। और थर्ड चीज़ मेरा ख्याल है फिर यही है कि हमारी एक इन द एंड जॉब कमिटमेंट है। जब मैं ट्रेनिंग भी प्रॉपर करता हूँ तो रात के 3-3 बजे तक कर रहा होता हूँ, सोते फिर हम 4-5 घंटे हैं, उसमें फिर आपकी इंजरीज़ होती गई हैं ओवर द ईयर्स, स्ट्रेंथ बिल्ड नहीं होती इस तरह आपकी प्रॉपर। तो लेकिन आप फिर अगर नौकरी के साथ प्रॉपर ट्रेनिंग करना चाहते हैं जो उस लेवल के लिए हो, फिर आप सो नहीं सकते, फिर आप वहाँ भी कंस्ट्रेंट हो जाते हैं। मतलब कुछ वजह हैं जिस वजह से शायद मैं उस लेवल के लिए प्रिपेयर ही नहीं अपने आप को कर सका आज तक प्रॉपरली, और उम्र गुजर गई है, बूढ़े हो रहे हैं अब, बूढ़े हो रहे हैं। अली भाई अपने कैरियर के स्टार्ट में आप जब कराची में टूर्नामेंट खेलने के लिए गए थे फ़हद भाई के साथ, याद होगा आपको, तो कहा जाता है कि आपने उनको खुद जनाब बली का बकरा बना के आगे कर दिया, बिल्कुल खुद आप उधर से साइड पे हो गए। तो इस इल्ज़ाम के बारे में आपका क्या कहना है? मेरा ख्याल है इसमें काफ़ी हद तक सच्चाई है कि फ़हद जो था वो बहुत एक टैलेंटेड आर्म रेसलर था मेरी नज़र में। यानी अगर देखा जाए तो अगर वो ट्रेनिंग करता रहता तो मैं तो उसे समझता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट हुकर्स था वो पाकिस्तान का, और वो उसमें पोटेंशियल था कि वर्ल्ड लेवल पे जाके उसके जैसे जेनेटिक्स थे कि वो थ्रेटन कर सकता था टॉप हुकर्स को। तो मुझे नज़र आ गया था, एक फोरसाइट थी मेरी कि ये बहुत आगे जा सकता है। तो मैंने ऐसी स्ट्रेटजी की कि उसको जब मैंने देखा कि वो इतना फ्रेश नहीं है, ट्रैवल करके मुश्किल से जाएगा, तो मैंने उसको भेज दिया कराची, जाके पंचर हो गया और उसके बाद उसका करियर जो है डाउनफॉल यार अली भाई तो सही फिल्म चलाई है वो, उस बंदे को जनाब आपने बली का बकरा बना दिया यार। इधर आप बैठ के जो क्या मार रहे हैं, चुगल लगा रहे हैं बड़ा है। तो बस यार जेन्युइनली यार एक सक्सेस स्टोरी है जो मेरा ख्याल है मैंने उसके करियर को जिस तरह किया एंड और इस बार वो आया था बाहर से, तो मैंने कोशिश की कि उसको और थोड़ा सा डैमेज करूं कि बिल्कुल फिनिश हो जाए, बिल्कुल ही खत्म हो जाए। तो उसकी उंगली जो थी वो भी कटवा दी हमने एक तरीके से, तो अब उसका करियर कोई उम्मीद ही बाकी ना रहे। हाँ जी, तो उसका करियर एंड हो चुका है। फ़हद भाई अगर आप ये बात सुन रहे हैं ना, तो मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है, मेरा मैसेज पहुंच रहा है, तो ये देख लें ये सारा मामला जो है वो एक्सपोज हो गया है।
आप सारी ज़िंदगी भी लगे रहते ना तो आपको पता नहीं चलना था कि ये क्या हुआ थी बात। तो आज हमारे शो के प्लेटफॉर्म से आपको पता चल गया। तो अली भाई को बिल्कुल भी सीरियस ना लिया जाए, जो हमारे देखने वाले हैं ना, वो जिनके व्यूज़ हैं अली भाई के बारे में कि बहुत सीनियर पर्सनैलिटी, बहुत बड़ी, मैं कहता हूँ संजीदा पर्सनैलिटी, तो एक तस्वीर का ये रुख भी है। अच्छा अली भाई, लोग कहते हैं कि आपने आर्म रेसलिंग से ज़्यादा ना पॉलिटिक्स की है, तो इस बात में कितनी सच्चाई है, सही सही बताएं। यार इसका देखें ना, एक सियासी जवाब हो सकता है कि मैं कहूँ कि मैंने नहीं की, एक इसका सच जवाब हो सकता है कि मैं कहूँ कि मेरे जैसा शायद पॉलिटिशियन इमरान और नवाज़ भी नहीं है। अच्छा, लेकिन नहीं, संजीदा अगर मैं इसका आपको जवाब दूँ तो वो ये होगा कि मेरा ख्याल है मैंने हमेशा कोशिश किया कि लोग और ग्रुप वगैरह आपस में ना लड़े ना, बियॉन्ड आर्म रेसलिंग एक दूसरे से अपने ताल्लुकात ना ख़राब करें, कि आर्म रेसलिंग आपका ये रीज़न ना बन जाए कि आप लोगों से नफ़रतें शुरू कर दें। तो उस वजह से मैं जनरली ग्रुप बंदियों से, लोगों की लड़ाइयों में मैं साइड नहीं लेता। उस वजह से जब मैं साइड नहीं लेता तो मैं कभी भी किसी को क्लियरली ये नहीं कहता कि यार वो सही है या ये गलत है। मैं कोशिश करता हूँ रिकनसाइल हो जाए मामलात, दोनों एक दूसरे को अच्छा समझें और चीज़ को रिजॉल्व करें। वो जब मैं इस तरह के कई दफ़ा कोशिश करता हूँ तो लोग कहते हैं यार क्योंकि साइड नहीं कोई ले रहा तो ये जैसे इसको लोग सियासत ही कहते हैं। कोई यूँ बंदा अगर एक क्लियर साइड ना ले, डिप्लोमेटिक अंदाज से या कोई जवाब दे तो लोग उसे इस तरह लेते हैं। मेरा मकसद होता है कि यार लड़ाइयों में ना पड़ो, ये टाइम का वेस्ट है। अब आर्म रेसलिंग कर रहे हैं, उसे एंजॉय करें, रादर देन आप उसमें अपने आप को और अपनी दुश्मनियाँ पैदा करें, अखबार हों, लोगों से ताल्लुक़ ख़राब करें। वो मुझे इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं लगती। मैं कहता जो ये मेरा एटीट्यूड है, इससे लोगों को एक कंसेप्शन जाता है कि ये सियासी तरीके से चीज़ों को, हर चीज़ को जवाब देता है, और इसको भी वो कह सकते हैं कि इसने बड़ा सियासी सा जवाब दिया। लेकिन ये हकीकत होती है और मेरी यही अप्रोच है, यही लोगों ने देखी है और यही उनकी मुखालफत भी होती है कि साइड लिया करो। वो मैं नहीं पसंद करता। ये जो लाहौर बीस्ट लीग है, ग्रुप है, जो भी है, वो ये जो बनी है लाहौर बीस्ट, तो फेडरेशन के प्लेयर्स ने, और वो कुछ उसमें जो हैं वो ज़रार के प्लेयर्स हैं फ्रंट लाइन पर, और वो सारा मामला है जो इन्होंने बनाई है। लास्ट टाइम जो है आपने भी उनकी प्रैक्टिस सेशंस को ज्वाइन किया है, आपकी वीडियोज़ हैं, वो सारे मामला हैं, तो आपने भी लाहौर बीस्ट को ज्वाइन कर लिया है, ज़रार ग्रुप को छोड़ दिया है, या ये क्या मामला हैं? यार यही, मैं तो इसका यूँ ही कहूँगा कि मैंने प्रैक्टिस हमेशा कई जगह की है। मैं जहाँ भी गया हूँ मैंने प्रैक्टिस की है मेजॉरिटी, और कई दफ़ा मैंने लोगों को कहा अगर कोई इसलिए काफ़ी ये भी देखा होगा आपने, मेरी बहुत लोगों से, चाहे वो आपस में ना करते हो, मेरी प्रैक्टिस सबके साथ ऑलमोस्ट हुई होती है। तो अब ये भी लाहौर बीस्ट और ज़रार का जो था, इसमें अब जैसे लाहौर बीस्ट के लोग हैं, मेरे लिए वो लोग हैं। मैं क्लब को उस तरह से, मैंने कहा ना, मैं ग्रुप्स में इतना पढ़ता ही नहीं हूँ। तो जब लाहौर बीस्ट में मेरे लिए नबील बाजवा है, शहजाद भाई हैं, उस्मान भट्ट हैं, हसन है, इन लोग ख़ासतौर पे उस्मान भट्ट, शहजाद भाई, नबील, इनसे तो पुरानी, वैसे ही नबील से तो बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ है। बाकियों के साथ मैंने पहले भी प्रैक्टिस की है। अब वो वही प्लेयर अपने आप को नाम भी दे दें, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं कोई ग्रुप से एसोसिएशन मेरी किसी से भी नहीं होती। मेरे लिए उनसे ताल्लुक़ है, वो ताल्लुक़ है, मैं प्रैक्टिस करने जाता हूँ, ना उससे मैं ये सोचता हूँ कि मैं इस ग्रुप का हिस्सा हूँ, ना सोचता हूँ मैंने वो ग्रुप छोड़ दिया। जैसे ज़रार के साथ मेरा ताल्लुक़ है, वो तो हम दोस्त, फराज भाई के साथ बियॉन्ड इन आर्म रेसलिंग ताल्लुक़ है, जो वो उन्होंने इस तरह बनाया था। लेकिन मेरा ख्याल है सबको ये पता है कि मैंने हमेशा ग्रुप में अपने आप को डालने से अवॉइड किया, जो लोगों ने वजह भी बनी है। मैंने हमेशा रखा है कि यार इतना ग्रुप नहीं, लेकिन हाँ मैं ज़रार क्लब के साथ हमेशा प्रैक्टिस करता था जब पाकिस्तान में था। अब लेकिन दूसरे क्लब्स के साथ अगर आप प्रैक्टिस करें, उसमें कभी भी मेरा ख्याल है देखना भी लोगों ने को नहीं चाहिए कि अगर आप दूसरे क्लब के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसका ये मतलब है कि आपने दूसरे क्लब को छोड़ दिया या आप एक ग्रुप के ख़िलाफ़ हो गए हैं। बल्कि मैंने तो ऐसे लोगों से प्रैक्टिस की है कि एक क्लब या वो लोग दूसरे मेरे जानने वालों के ख़िलाफ़ थे, फिर भी मैं जाके प्रैक्टिस कर लेता हूँ और मैं कहता हूँ ये आर्म रेसलिंग है, तुम लोग अपनी सही करो, मेरी तो किसी से ख़राब नहीं है। तो इस पर भी प्रैक्टिस जो मैंने की वो मेरे आर्म रेसलर्स हैं उनके साथ मैंने प्रैक्टिस की। उसका कुछ ये मतलब नहीं है कि उनको छोड़ दिया या इनको छोड़ दिया या उनके साथ एसोसिएट हो गया। वो भी दोस्त हैं, सारे अपने हैं। आप लाहौर बीस्ट कह दें उनकी भी हम शर्ट पहन लेंगे, आप ABL कह दें उनकी भी शर्ट पहन लेंगे। इन द एंड वो सारे इतने पुराने हैं कि मैं अब अबव द ग्रुप लोगों से, लोगों की बुनियाद पर ताल्लुक़ रखता हूँ और प्रैक्टिस करता हूँ, रादर दैन ग्रुप की तरह देखूँ कि मैं इस ग्रुप के साथ कुछ कर रहा हूँ अब। अच्छा अली भाई, स्टार्टिंग में जब फेडरेशन बनी पाकिस्तान में आर्म रेसलिंग की ऑफिशियल, तो स्टार्टिंग में कहा जाता है कि आप बड़े ख़िलाफ़ थे। तो इसकी एक वजह ये भी बताई जाती है कि शायद आप अपनी फेडरेशन बनाना चाहते थे या आप इस तरह से कुछ करना चाहते थे। तो क्या थे मामला, वो क्या मुखालफत थी? यार मेरा ख्याल है कि कोई गलतफहमी होगी कि मैं ख़िलाफ़ था।
क्योंकि मुझे याद है जब ये एक तो फेडरेशन बनी थी, मैं तो पाकिस्तान में था ही नहीं, मैं तब तक जा चुका था सऊदीया। और पहली बात कि अगर मेरा इंटरेस्ट होता फेडरेशन आगे बनाने में तो फ़र्रुख के में आपको जवाब आ गया कि वो एक चीज़ उसकी बनी हुई थी, लेकिन मैंने उसे मशवरा दिया कि इसको आगे परस्यू ना करो क्योंकि हम लोगों के पास टाइम नहीं। तो मैं तो उसको अगर बनानी होती उससे परस्यू कर लेता और उसके अराउंड लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश करता। लेकिन अगर फ़र्रुख वाली बात दुरुस्त है तो ये बात नहीं दुरुस्त हो सकती। तो एक तो ये है कि मेरा कभी इंटरेस्ट फेडरेशन और लीग्स में कोई ऐसा रहा नहीं। वो एक ब्लैक माम्बा का जो जिक्र आया था, वहाँ मैंने कहा था ना, वो ब्रेन चाइल्ड था ज़का का, जो का, लेकिन वो भी आगे नहीं चला क्योंकि मुझे पता था हम लोग इस चीज़ में हैं ही नहीं, हमारा ये इंटरेस्ट ही नहीं है ऑर्गेनाइजेशन की साइड। अब दूसरा इसका ये है कि शुरू में जब ये बनी थी फेडरेशन तो ऑब्वियसली क्योंकि हम आर्म रेसलर थे, हमें आर्म रेसलिंग से बहुत ज़्यादा एसोसिएशन थी कि कोई ऐसी चीज़ ना हो जो आर्म रेसलिंग को डैमेज करे। तो हम ये ज़रूर देख रहे थे कि यार कौन लोग हैं ये कैसी रन करेंगे। तो जब इन्होंने टूर्नामेंट कराए हैं, मैं तो उधर ही था और मैं देखता था ये टूर्नामेंट कराने लग गए और बड़े ग्रास रूट लेवल पे कराने लग गए, तो मैंने कहा यार ये ठीक काम कर रहे हैं, हम लोग तो ये नहीं करते थे, हम तो एक क्लब चला रहे थे। तो अगर ये अच्छा काम करते हैं हम इनके साथ अटैच हो, इन्हें सपोर्ट करें। इसीलिए फिर ज़रार के आपने देखा होगा शुरू से आर्म रेसलर्स शुरू से ही फेडरेशन के साथ उनके टूर्नामेंट्स में भी आते थे। शुरू में तो बल्कि वो जब मेरे घर भी आए थे फेडरेशन के, वो क्या नाम था उनका, रेहान भाई मेरे घर भी टीम लेके आए थे जब इन्होंने फेडरेशन। तो वो तो हमारा तो बड़ा अच्छा शुरू से था। दरमियान में फिर ज़रार की थोड़ी बहुत आगे पीछे होती रही थी फेडरेशन से, लेकिन हमेशा जो है उनको पता भी, फराज भाई को भी कैसे मैं ही बल्कि ज़्यादा मीडिएट कराता था। तो मेरा ख्याल है मैं ख़िलाफ़ तो कभी भी नहीं रहा और ना मेरा इंटरेस्ट था फेडरेशन बनाने में। तो वही गलत फहमी किसी को हो सकती है, लेकिन हमने कोई ऐसी की नहीं है। आप समझ लें कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपसे कर रहा हूँ कि एक मुल्क में एक आर्म रेसलिंग ऑफिशियल फेडरेशन के होते हुए भी आर्म रेसलिंग को ग्रो करने के लिए किसी और प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है, लाइक ये लीग्स, लाइक ये ग्रुप्स, क्लब्स की पॉलिटिक्स वगैरह तो खैर उसमें बाद में आ ही जाती है, वो तो ना होते हुए भी होगी। तो क्या ये ज़रूरत है फेडरेशन के अलावा भी? तो आपसे ये सवाल पूछने का मकसद यही है कि आप माशाल्लाह पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस, सबसे ज़्यादा बेहतरीन आर्म रेसलर हैं, तो मैं आपसे जो है ना वो ये लाजमी जानना चाहूँगा कि मुझे बताएं। देखिए मेरा इसमें ये है कि क्लब्स को मैं साइड पे कर दूंगा, क्लब्स तो इज़ डिफरेंट थिंग। लीग्स और फेडरेशन का आ जाता है मेरी नज़र में रोल क्या है, और मेरी नज़र में दोनों का डिस्टिंक्ट रोल है और होना चाहिए। मेरा ख्याल है लीग्स जो है ना वो एक सेपरेट रोल प्ले करती हैं स्पोर्ट्स की। आप बात कर रहे हैं किसी भी स्पोर्ट्स की प्रमोशन में फेडरेशन का रोल क्या है, और जो दूसरी प्राइवेट बॉडीज़ हैं जिन्हें मैं कहूँगा वो टिपिकली फेडरेशन गवर्नमेंट की होनी चाहिए और वो रन करे, क्योंकि उसका रोल फ़र्क होता है। उसका रोल होता है स्पोर्ट्स को प्रमोट करना ज़्यादा ग्रास रूट लेवल पे, ऑर्गेनाइज्ड प्रोविंशियल कराना, ऑर्गेनाइज्ड नेशनल्स कराना, दैट्स इट। उसमें फिर इतना, और टिपिकली फेडरेशन में आपके स्पोर्ट्समैन इतना कोई पैसा नहीं बनाते अनलेस कोई स्पोर्ट क्रिकेट जैसी हो, और ये बड़ा रेयर है। अब इसके साथ फिर आपको अब एक और सपोर्टिव स्ट्रक्चर चाहिए होता है जो प्रोफेशनल आर्म रेसलर्स के लिए बनाया जाए, जहां वो बेसिकली अर्निंग कर सकें, जहां आर्म रेसलिंग को एज ए एंटरटेनमेंट स्पोर्ट भी आपको प्रमोट, किसी भी स्पोर्ट को आपको एज अ ऑडियंस स्पोर्ट भी प्रमोट करना पड़ता है। तो लीग वहाँ आके रोल प्ले करती है। लीग टिपिकली फिर ग्रास रूट लेवल पे काम नहीं करती, वो बेसिकली जो टैलेंट प्रोड्यूस करती हैं फेडरेशन, फेडरेशन ने जिस तरह स्पोर्ट को ग्रो किया होता है कंट्री में, वो उसको अपनी बेसिस बनाती हैं और वो इस्टेब्लिश्ड प्लेयर्स के अराउंड फिर एक ऐसी चीज़ क्रिएट करती हैं जिससे पैसा जनरेट हो इन द एंड। उसका फ़ायदा फिर लीग को प्राइवेट भी होता है, क्योंकि इन द एंड लीग को तब भी सर्वाइव करेगी अगर वो पैसा अर्न कर रही है, और उसका फ़ायदा फिर प्लेयर्स को भी होता है क्योंकि वो फिर पैसा अर्न करते हैं। मैं नहीं, इसी तरह भी आप देखेंगे, आप पैरेलल्स देख लेना, जैसे आपकी फ़ुटबॉल है, एक उसकी वर्ल्ड की फेडरेशन है, वो वर्ल्ड कप कराती है, उनकी ऑफिशियल नेशनल फेडरेशंस भी होती हैं, वो नेशनल कराती हैं, लेकिन जो आपकी मेजर रोल प्ले कर रही हैं प्रोफेशनल टॉप के फुटबॉलर्स को प्रमोट करने में, जिस चीज़ में पैसा है, वो ये आपकी जो एफए लीग है, इंग्लिश प्रीमियर लीग है, और ये दोनों एक दूसरे से कम्पीट नहीं करती बेसिकली। आप देखेंगे इसी वजह से फुटबॉल आ गई है कि ये स्ट्रक्चर बड़ा अच्छा चल रहा है। वो अपना रोल समझते हैं कि वो नीचे नेशनल लेवल पर अगर किसी कंट्री में कोई प्लेयर ही प्रोड्यूस नहीं हो रहा, लीग के पास प्लेयर ही कोई नहीं आएगा, तो वो लीग एक और प्लेयर को टारगेट कर रही है विद अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव के जिसमें पैसा अर्न कर सकता है प्लेयर भी, लीग भी, और वो ज़्यादा टारगेट करती है टीवी को और ब्रॉडर ऑडियंस को। फेडरेशन जो है वो स्पोर्ट्स को जनरल प्रमोट करती है कंट्री में। मेरा ख्याल है दोनों ज़रूरी हैं, इनफैक्ट एसेंशियल हैं। दोनों को एक दूसरे की चीज़ों में क्रॉस ओवर नहीं करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि वो समझें एक दूसरे का रोल और कोलैबोरेटिवली करने चलने दें। प्लेयर्स को भी ख़ास तौर पर ये समझना चाहिए कि ये जो लीग्स हैं और ये जो फेडरेशन है, इनके अलग अलग रोल हैं, क्योंकि ये कंट्रोवर्सी वो पैदा कर ही देते हैं।
ना चाहते हुए भी। ये तो हाँ जी, ये तो ये है तो फिर कुछ प्लेयर्स जो हैं वो मिसकंसेप्शन उनको ये होता है कि जैसे हम अगर किसी लीग की तरफ से खेल रहे हैं तो वही फेडरेशन है, वही ऑल इन ऑल है, हालांकि ऐसा नहीं होता। मैं यूँ नहीं समझता कि स्ट्रक्चर होना चाहिए। अब ऐसा होता है कि नहीं, यूं की सिचुएशन आ जाती है जब आपके लोग समझेंगे या प्लेयर्स समझेंगे। अब ये स्पेस आप आर्म रेसलिंग की पाकिस्तान में ले लें, अभी लोग ABL को जैसे फ्रॉम अ लीग इट इज़ टर्निंग इनटू अ फेडरेशन टू सम एक्सटेंट। क्यों वो कर रहे हो कि वो नेशनल्स कर रहे हैं, और मेजर वजह ये है कि अभी फेडरेशन की तरफ से एक गैप बहुत मेजर आया हुआ है। क्योंकि अगर फेडरेशन, जो मैं कह रहा हूँ, रोल प्ले नहीं करेगी, किसी ने करना है, और फिर लीग को यही प्लेयर्स चाहिए। अब लीग जब देखती है कि मेरे पास प्लेयर्स आने के लिए चीज़ें ज़रूरी हैं जो कोई नहीं कर रहा, फिर उसने अपने सर्वाइवल के लिए इन चीज़ों की एरिया में उसे आना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ ABL इसलिए अब इन चीज़ों में आ रही है। पहले उन्हें प्लेयर्स मिल रहे थे, अब आपके अगर नेशनल्स और वो इतने स्ट्रांगली नहीं हो रहे, जो नहीं हो रहे रिसेंटली, वो मानना पड़ेगा, फॉर वट एवर रीजंस नहीं हो रहे। और मेरा ख्याल है फिर ये चीज़ हो रही है, और ये फिर स्पोर्ट्स की एवोल्यूशन है कि आपकी जो भी चीज़ जो भी परफॉर्म करेगा वो ऊपर जाती जाएगी, और वो अपनी शेप चेंज। अब पॉल को ले लें, पॉल पहले लीग थी, जब WAF के साथ इश्यूज शुरू हुए तो अब उन्होंने विद अदर कंट्री की फेडरेशन के साथ वो दूसरी जो बना ली है IPF या समथिंग, एक और इंटरनेशनल आर्म रेसलिंग IAF, इंटरनेशनल आर्म रेसलिंग फेडरेशन बना ली है। तो वो लीग ने बेसिकली एक गैप फिल किया, क्योंकि फेडरेशन वो समझ रहे थे वो सही तरह नहीं कर रही। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल है स्पोर्ट्स के एवोल्यूशन के लिए भी ज़रूरी है कि इवेंचुअली अब WAF और IPF में वो सर्वाइव करेगी जो ज़्यादा इफेक्टिवली स्पोर्ट्स के एजेंडे को रन करेगी। तो मैं कहता जिस तरह आपके प्राइवेट सेक्टर में कंपटीशन होता है उसी तरह इसमें भी है, और इवेंचुअली सर्वाइवल लॉन्ग टर्म में उनका होगा जो ज़्यादा इफेक्टिवली प्लेयर्स को सर्व कर रहे होंगे, स्पोर्ट्स को सर्व कर रहे होंगे। ABL आजकल पाकिस्तान का जो है ऑलमोस्ट सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बना हुआ है आर्म रेसलिंग का, तो उसमें लेकिन अली भाई आपको इग्नोर किया गया। तो क्या आपका ये ख्याल नहीं है कि आपका भी एक क्लोज सर्कल ऑफ आर्म रेसलर्स होता, तो नबील भाई की तरह फैंस और वो स्टूडेंट्स और वो सारा मामला जो मिलकर जो है इस इनजस्टिस पर ABL को कन्फ्रंट करते, इस मामले पर जो है वो आपकी तरफ से बात करते और वो सारा मामला, क्या आपको लगता नहीं ऐसा होना चाहिए? मेरे दो सवाल हैं आपके में, एक तो कि वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल, मेरा ख्याल है इसमें वीकनेस मेजर मेरी है, क्योंकि वो बड़े इंक्लूसिव हैं ABL वाले। आपने उनकी अप्रोच भी देखी है, हर बंदे के साथ वो मिल बैठ के काम करते हैं। तो उन्होंने मुझे भी इनफैक्ट कहा था कि यार आप मैच करें, स्पेशली जब मैं पाकिस्तान अब आया हुआ था, और उन्होंने पहले भी मुझे कई दफ़ा कहा था कि मैच करें। वो ज़्यादा कंस्ट्रेंट्स ऑनेस्टली मेरी तरफ से खुद थी, मेरी अपनी मसरूफियत थी और इश्यूज़ मेरी बादू के जब भी टिपिकली होते थे, तो मैं उस सेंस में वो एक्सेप्ट नहीं कर सका इनफैक्ट उनकी ऑफ़र। तो मेरा नहीं ख्याल वो परसेप्शन सही, वो बड़े अच्छे लोग हैं, सही काम कर रहे हैं जो कर रहे हैं, उनकी वजह से मेरा ख्याल है आर्म रेसलिंग रिवाइव कर रही है दोबारा इस फेज़ में, ख़ास तौर पे कोविड वगैरह के। दूसरा ये है कि उसमें से मैंने खुद सवाल निकाल लिया कि आपके भी नबील भाई जैसा एक सर्कल होता, लेकिन नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि वो मैं ऐसा सर्कल, मेरा ख्याल है मेरे में वो इतनी चीज़ ही नहीं है लोगों को देने के लिए। नबील में वो एक है स्किल, उसके पास आइडियाज़ हैं जो वो शेयर करके कर सकता है। मेरा ख्याल है ना मैं लोगों को इतना टाइम दे सकता था, वो सेक्रीफाइस करता है टाइम। नबील भाई ने अपने भी जो है ना वो शो में कहा था कि मैं भी खुद टाइम नहीं दे सकता, मैं किसी के साथ बाउंड नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी वो देता है, वो जिम जाता है, मैंने देखा, वो कहता है। शागिर्दी पे तो वो वैसे बिलीव नहीं करते, उस्तादी शागिर्दी में वाकई वो भी शायद मेरी शागिर्दी में वो कहते हैं बंदा बाउंड हो जाता है, वही वो फिर उसमें, हालांकि खुद वो उस्तादों के उस्ताद ही हैं, तो वो ज़ाहिर लोग सीखते हैं और वो सारा मामला वो कहते हैं जी लोग मेरे साथ जो है वो बनाने की कोशिश करते हैं, उसके बाद मुझे डिसलॉयल करके छोड़ देते हैं कह के। तो मैंने कहा ये तो आपके बारे में मशहूर है ना, खैर वो, लेकिन मेरा ख्याल है उसका मैं जो देखता हूँ ना नबील को, वो जब ये कहता है, क्योंकि देखें किसी को कोई चीज़ सिखा देना एक चीज़ है, उससे आपने सिखानी हो आप सिखाएं, ये एक कॉन्सेप्ट है कि यार मैंने किसी को सिखा दी। अब आप ये उसके बाद कहें कि ये बंदा मुझे उस्ताद माने, ये दूसरी चीज़ है। तो देखें सिखाई हमने, अगर किसी को कोई चीज़ है तो मेरा ख्याल है वो पहली चीज़ से इनकार नहीं करता, किसी को कुछ सिखाता हूँ मैं कि नहीं, वो सिखाता है काफ़ी लोगों को और उसमें वो टाइम भी दे देता है अपना। उसके बाद जो उस्तादी शागिर्दी का जब वो कहता है, वो एक बड़ा इस्टेब्लिश्ड रिलेशनशिप है। जैसा पाकिस्तान में आप जब कहते हैं ना ये उस्तादी शागिर्दी है, तो पहलवानी से डराई हुआ है, उसमें एक रिस्पेक्ट का आ जाता है, उसमें एक रेफरेंस आ जाती है उस्ताद की, वो समझते हैं ना, वो एक डिफरेंट रिलेशनशिप है। वो कहता है कि यार मैं सिखा रहा हूँ अपने दोस्त को, लेकिन मुझे हम उस्तादी शागिर्दी के रिलेशनशिप में नहीं आते कि कल ये बंदा अगर मेरे साथ फर्ज करें मैं बैठा हूँ, ये खड़ा हो जाए तो मैं खड़ा हो जाऊँ, और ये बैठा हो तो मैं कहूँ ये खड़ा क्यों नहीं हुआ। उस्तादी शागिर्दी में फिर ये चीज़ें देखी जाती हैं। लेकिन वैसे ये भी तो है ना, हर बंदा उस्ताद बना हुआ है,
आप रक्शे वाले को भी कह रहे थे उस्ताद रुकी जरा साहब। हाँ, उस सेंस में है, बाजवा भी उस्ताद है। ये वो ठीक है ना, वो मैकेनिक जो गाड़ी के नीचे भी घुसा हुआ उसे भी कहना पड़ता है यार। उस सेंस में फिर उस्ताद है सारे, उस सेंस में है वो बात उस सेंस में उस सेंस में फिर हर बंदा ही उस्ताद है, वो फिर सारे ही है यार। उस्ताद कूड़ा नहीं चुके हैं यार, है ना। सही हो गया। अच्छा अली भाई, आपकी नज़र में पाकिस्तान के कौन से ऐसे 5 प्लेयर्स हैं, या ये तो खैर मैंने कह दिया ना 5, वैसे आपकी नज़र में 1 है, 2 है, 3 है, कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं अच्छे जो पाकिस्तान को इंटरनेशनली ना रिप्रेजेंट कर सकते हैं? यार इसमें थोड़ी सी मेरी लिमिटेशन आ जाएगी जवाब में, क्योंकि मैं पाकिस्तान का जो पूरी आर्म रेसलिंग का सीन है उसे इतना अच्छा नहीं जानता, क्योंकि मैं इधर होता नहीं। अच्छा। मैं सिर्फ उन लोगों को जानता हूँ जिनसे मेरी मुलाकात है, क्योंकि जब आप कहते हैं ना इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो उसमें डिफरेंट वेट के बंदे का क्या पोटेंशियल है मैं नहीं जज कर सकता, क्योंकि मैं बहुत सारे लाइट वेट हो सकते हैं जिनसे मैं ना मिला हूँ, लेकिन उनका उस वेट में बहुत अच्छा पोटेंशियल हो। मुझे अब जो आप जनरली अब बात करें तो उनमें जो अच्छे हैं ऑब्वियसली जिन्हें मैं देखता हूँ वो अब्दुल वहाब शाह है, सरमद है, मैं ख्याल सारे कॉमन नाम है, नबील बाजवा है, उवैस भट्ट है, ये समझ लें ज़रा थोड़े से मिडल और वेट कैटेगरी के लोग हैं। लाइट वेट में आपके ये सलमान शाह है, ये भी मुझे तो अच्छा लगता है अगर ट्रेनिंग प्रॉपर्ली करे, इसमें भी बड़ा पोटेंशियल है, जो आपका लाहौर का जी। और आपका लेकिन लाइट वेट में मेरा ख्याल है हमारे शायद ज़्यादा टैलेंट मौजूद हो, उसमें वो एक ज़िया लड़का है वहाँ का, मुझे उसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल नज़र आता है, हरीपुर का है कहीं का, उसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। हैवीज़ में बल्कि ये भी है हमारा भोला है, वो हमारा हैवी वेट में बहुत अच्छा पोटेंशियल बन सकता है। लाइट वेट में हारून था, वो अगर लाइट वेट में रहे तो मेरा ख्याल है उसमें पोटेंशियल है, वो अपने आप को अपने हाइट और बॉडी के जो उसके मैकेनिक्स है मेरा ख्याल वो हैवी करके वो हैवी वेट्स में आता है, जहाँ मेरा नहीं ख्याल वो कंपेटिटिव रहता, उसका हाथ छोटा है और ये वो, लेकिन वो भी अगर लाइट वेट में जाके कम्पीट करे उसमें भी पोटेंशियल है। आप अगर वापस आ जाएँ, अगर आ सके वापस प्रॉपर फॉर्म में, फिर उसमें आप में भी था पोटेंशियल। तो लाइट वेट में मेरे जहन में ये लोग हैं, लेकिन मेरा ख्याल है इस्लामाबाद और हरीपुर में और भी काफ़ी लड़के हैं जो मैंने देखे हैं। एक उमर ज़िया लड़का मैं देख रहा हूँ उस हरीपुर का या हसन अब्दाल का, वो काफ़ी अच्छा है। वहाँ एक और भी है अब्दुल हई समथिंग, वो लाइट वेट में बड़ा ज़बरदस्त लगता है, लेकिन मुझे मेरा ख्याल है कि कंप्लीट वो है नहीं, तो शायद इसका बेहतर जवाब मैं इतना ना दे सकूं, इसलिए मैंने वो ट्रेडिशनल नाम आपको बता दिए हैं, लेकिन मेरा ख्याल है उन सब में पोटेंशियल है अगर वो प्रॉपरली उसको एक दफ़ा करियर चीज़ पे एक्सपोज हो जाएं और उस तरह फिर प्रेपरेशन करें तो कर सकते हैं, जीत सकते हैं, क्योंकि वो दे आर मोर रेडी फॉर मैचेस कंपेयर टू मी, उनकी प्रैक्टिस ज़्यादा। अच्छा अली भाई, ऑल ओवर द पाकिस्तान ना जो अब आपका इमेज है ना, वो एक डिसलॉयल फ्रेंड का और एक अपॉर्चुनिस्ट प्लेयर का है, तो अगर आप अपने इस इमेज को क्लियर करना चाहते हैं तो आज इस शो पर आप कर सकते हैं, स्टेज इज़ योर्स। तो जो कहना चाहते हैं आप? यार इस पे मैं कहूँगा कि शायद ये इमेज दुरुस्त हो। मैंने कई दफ़ा कहा है कि अगर मुझे आप मैच खिलाएं तो यार कोई पैसे भी रखा करें, क्योंकि वरना दिल ही नहीं चाहता। आर्म रेसलिंग मेरे लिए अब एक जॉब है, तो वो तकलीफ़ देती है उसकी ट्रेनिंग, मैं कोई इन्जॉय ज़रा नहीं करता। मैंने कई दफ़ा कहा कि मुझे उसमें ज़ीरो इन्जॉयमेंट है, उसकी सिर्फ कॉस्ट ही है जो मैं ट्रेनिंग करता हूँ, मेरा कोई दिल नहीं चाहता जिम में घुसने का। तो मैं कहता हूँ कि अगर आप कह रहे हैं कि मैच खेलें तो कोई यार इतना कोई प्राइज़ मनी रखें तो ठीक है, वो इमेज है, मुझे कोई उसमें मसला नहीं है कि यूँ की अपॉर्चुनिटी इस तरह अगर आप कह रहे हैं अपॉर्चुनिस्टिक हूँ तो मैं शायद होना चाहूँगा भी। अब मैं बहुत खेल लिया, आर्म रेसलिंग का मज़ा ही नहीं इतना आता, तो फिर आपको कोई कह रहा है कि कोई चीज़ करें तो उसके लिए इंसेंटिव हो इस सेंस में। वरना दूसरे सेंस में मेरा ख्याल है लोग मुझे जानते हैं, लोगों के मैं जैसे आपने खुद कहा कि मैं 100 जगह प्रैक्टिस पे जाता हूँ, अगर मुझे इतना ये चीज़ें होती हैं, आपने देखा कई जो बड़े प्लेयर हैं वो तो जाते ही नहीं कहीं प्रैक्टिस पे, कई शहरों के हैं, लेकिन मैं प्रैक्टिसों में जाता हूँ, तो उस तरह तो मेरा ख्याल है लोगों को पता है जिन्होंने मेरे साथ प्रैक्टिस की है, और वहाँ मैं घंटों प्रैक्टिस करता रहता हूँ, रुकता भी नहीं कि कोई यार ये बड़ा है। कई आप देखेंगे प्लेयर होते हैं वो कहते हैं यार मैं बड़ा प्लेयर हूँ, वो छोटा प्लेयर है। वो चीज़ मैं लोगों से ज़्यादा सुनता था, हमारे जहन में नहीं आती। हम प्रैक्टिस करने जाते थे यार, हर मैच वो हर प्रैक्टिस वो आप इंटरेस्टिंग बनाते थे, तो उस सेंस में मेरा ख्याल है मैं नहीं हूँ। वो लोग जो जानते हैं वो जानते हैं, और वो डिसलॉयल फ्रेंड वाली बात है वो मेरा ख्याल है उससे भी मैं इनकार नहीं कर सकता। जो मैंने फ़हद के साथ किया, उसका करियर एंड किया, हमीद बख्श के साथ किया, एक टैलेंटेड प्लेयर को मैंने ख़त्म कर दिया पाकिस्तान से। लिस्ट है पूरी एक नामों की, जो भाई, फ़हद भाई, पता नहीं कौन कौन, वो तो फिर अब मैं लिस्ट देखूंगा तो जो है वो मिलेगी ना। तो मेरा ख्याल है वो ऐसा धब्बा पड़ चुका है कि वो मैं क्लियर नहीं कर सकता। कितनों का किया है आपको पता ही नहीं है ये तो इस शो की जो है ना, ये बरकत से आपको पता लगा है, तो उसके लिए मैंने भी दुआएं दो सर। तो क्यों अली भाई, ऐसा ही है ना? नहीं बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल आपने बड़ी अंदर की बात निकलवाई है। तो
आज उम्मीद है कि आपको आज का शो भी बहुत पसंद आया होगा पाकिस्तान के सबसे बेस्ट आर्म रेसलर के साथ। तो अली भाई से जो जो बातें हुई उनमें मैंने तो बहुत कुछ सीखा, तो आप लोगों के लिए भी काफ़ी जो है वो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। और स्पेशली जो अली भाई ने फेडरेशन और लीग का डिफरेंस बताया वो अभी तक इस शो पर या वैसे प्लेटफॉर्म पर मैंने तो नहीं सुना। और भी बहुत सी बातें हैं जो अभी तक मेरे सुनने में नहीं आई थी। तो अली भाई के साथ बस हमारी बदकिस्मती ये होती है कि अली भाई के बिज़ी शेड्यूल की वजह से, और चूँकि ये बार बार कहते हैं यार मैं पाकिस्तान में होता ही नहीं, पता नहीं पाकिस्तान में होते हैं या पता नहीं होते हैं कि नहीं होते, तो पाकिस्तान में ज़्यादा ना होने की वजह से जो है ना ये हमारी बदकिस्मती है कि इनसे ज़रा टाइम बहुत कम मिल पाता है। लेकिन फिर भी हमने पूरी कोशिश की। अभी सुबह भी अली भाई की जो है वो फ़्लाइट है। नहीं, सुबह तो मेरे ऑफिस है अभी 8 बजे। ऑफिस है तो कब है? 8 बजे। 8 बजे। फ़्लाइट कब है नेक्स्ट? अच्छा, फ़्लाइट है मेरी 28 की रात को, सैटरडे नाइट। अभी बिल्कुल समझ लें कि अभी एक आधे में, हाँ 2 दिन में अली भाई की फ़्लाइट है। तो हमने उनके कितने बिज़ी शेड्यूल में से जो है ये थोड़ा सा टाइम लिया है, तो इसी तरह ही है फिर तो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जितना मैं कवर कर सकता था मैंने पूरी कोशिश की है, और आप तक भी जो है वो मैसेज पहुंचाने की और सारी बात पहुंचाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है आपको जो है वो शो पसंद आया होगा।